मिडिल ईस्ट इस वक्त युद्ध की आग में चल रहा है। इजराइल और ईरान दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है और एक दूसरे पर लगातार वार कर रहे हैं। दोनों के बीच जारी टकराव अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर पल स्थिति और विस्फोटक बनती जा रही है। लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं है, इसमें अमेरिका भी कूद पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान पर सरेंडर का दबाव बना रहे हैं, तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई सरेंडर करने को तैयार नहीं है। खामेनेई ने ट्रंप को दो टूक जवाब दिया है कि ईरान झुकेगा नहीं और अगर अमेरिका इस युद्ध में आता है तो उसे भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिसके बाद ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने खामेनेई को गुड लक कहा है और इसका मतलब अमेरिका अब पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने कहा कि एक हफ्ते में कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप के इस बयान के बाद महायुद्ध की आहट और तेज हो गई है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने का आदेश दे दिया है। अगर सुपर पावर अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में उतरेगा तो ईरान में तबाही तय है। ट्रंप खुद कह चुके हैं कि ईरान अमेरिका से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। अगर ईरान के सुप्रीम लीडर जल्द कोई फैसला नहीं लेते तो ट्रंप ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने का प्लान बना रहे हैं। ट्रंप का अगला प्लान क्या है, ये कोई नहीं जानता। सवाल ये है कि क्या अमेरिका इजराइल का साथ देने के लिए ईरान के खिलाफ जंग में उतरेगा और अगर सुपर पावर इस जंग में उतरता है तो मिडिल ईस्ट में तबाही तय है। Say good luck. What is the end game? Say it. Are you locations run out? It's already run out. That's why we're doing what we're doing. You just take out. Yeah, they had 60 days and a big, 60 days, plenty of time. And they made a mistake. Honestly, they made a mistake. Their country's in ruins. You don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble. And they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. It's very sad to watch this. और वहीं खामेनेई को धमकी देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। War is very complex. A lot of bad things can happen. A lot of turns are made. So I don't know. I wouldn't say that we won anything yet. I would say that we sure as hell made a lot of progress, and we'll see. The next week is going to be very big. Maybe less than a week. देखिए, इजराइल और ईरान में जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है, अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका किस तरह से इस जंग का हिस्सा बनेगा, क्योंकि बीच बचाव की बात हमेशा कही जाती रही है। अमेरिका की तरफ से मीडिएशन की बात कही जाती रही है और ईरान को साफ तौर पर बार बार अमेरिका ये कहता हुआ नजर आया कि बातचीत का रास्ता अपनाएं और जो उनका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसे डाउन करें, यानी कि उस प्रोजेक्ट को ना किया जाए। ये तमाम ऐसे पहलू थे जिनको लेकर अमेरिका लगातार ईरान से चर्चा करता रहा, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। खामेनेई ने साफ कर दिया है कि अब जंग शुरू हो चुकी है और किसी भी तरह से ये जंग लड़ी जाएगी और ईरान पीछे नहीं हटेगा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, ओपी सर, शिवदान सर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है, तो ओपी सर आपसे हम समझना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने एक तरह से चेतावनी दे दी है, अगले हफ्ते कुछ बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर ईरान की मानसिकता क्या है? यहाँ पर ईरान झुकना क्यों नहीं चाहता, जबकि उसे पता है कि उसे हार का मुंह देखना पड़ेगा? क्या उसे अपने लोगों की चिंता नहीं है? किस सोच पर ईरान काम कर रहा है? ये तो देखिए, ईरान की सोच बहुत क्लियर है। जो ईरान की जनता, जो प्रोजेक्ट, जो इनकी सरकार है, उससे थोड़ी दुखी थी, अब वो इनके पक्ष में आ गई है। और राष्ट्रभक्ति की भावना जो इजराइल ने जो सिविलियन टारगेट किए हैं, उससे उनके अंदर जम चुकी है, मजबूती से उठ चुकी है। अब ईरान के लीडरशिप बहुत मजबूत है। अब जिस तरह से इजराइल ने सोचा था प्रॉपरली, ये फीडबैक था जो इनके शाह थे, अमेरिका में सेटल्ड है, जो 1970s तक रूल कर रहे थे, उनके फीडबैक यही था कि यहाँ की जनता परेशान है और आप इनके लीडरशिप को खत्म कर दो तो एक अनरेस्ट होगा और तख्ता पलट जाएगा,
ये इन्होंने सोचा था और इजराइल ने बहुत ही ईरान को अंडर एस्टिमेट किया था। इसी चक्कर में शुरुआत में इन्होंने खाली पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज इजराइल से भी कुछ गलतियां हुई और कुछ सिविलियन टारगेट डिस्ट्रॉय हुए और जो जनता उनके खिलाफ थी और उनके पक्ष में आ गई। नाउ कमिंग टू द वॉर, इजराइल ने सोचा था, ईरान को डर है लेकिन इतना डर नहीं है जैसे इराक को इन्होंने खत्म किया था। अमेरिका को और इजराइल को समझना पड़ेगा कि ईरान इराक नहीं है। ईरान एक बहुत बड़ा देश है, अब बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है और 1976 से इनके पास अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा, पूरे विश्व ने सैंक्शन लगा रखा था। उसके बाद से भी, उसके बावजूद भी इन्होंने मिसाइल की टेक्नोलॉजी, ड्रोन की टेक्नोलॉजी दैट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड डेवलप की। अब इजराइल ने वॉर शुरू किया, देयर नो डाउट अबाउट इट, बट इजराइल का जो 3 लेयर एयर डिफेंस था, आयरन डोम, डेविड्स एंजल, एरो 2, एरो 3, ये मजबूत था। लेकिन हर एयर डिफेंस की भी एक लिमिटेशंस होती हैं। उस एयर डिफेंस के साथ कितनी मिसाइल्स है आपके पास उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तब इतना वॉर हो चुका है, इतने ड्रोन फायर हो चुके हैं कि इनकी एयर डिफेंस काफी डिप्लीट हो चुकी है। अब इनके पास इतनी शक्ति नहीं बची है कि इनके सारे मिसाइल्स को रोक सके। तो वी हैव टू अप्रिशिएट ईरान टैक्टिक्स एज वेल कि उन्होंने खूब सारे ड्रोन्स भेजे, कुछ मिसाइल्स भेजी जो इंटरसेप्ट हुई, लेकिन जो स्ट्राइक जो करना था वो कर रहे हैं। तेल अवीव में किया, हाइफा में ऑयल को डिस्ट्रॉय किया। इनके 3 मेजर एयरफोर्स बेसेज हैं, अगर उसमें से एक में तो स्ट्राइक हो चुकी है और तीनों एयरबेस अगर स्ट्रक हो गए तब इजराइल को लॉन्च करना मुश्किल हो जाएगा और उसके बाद ईरान विल अपर हैंड। अब अमेरिका की मजबूरी इसलिए हो गई है, अमेरिका का तो नेचर ही अलग है। अमेरिका तो पहले कहता था हम वॉर नहीं लड़ेंगे, और अमेरिका ने भी यही सोचा था कि इजराइल अपने आप कब्जा कर लेगा, हमारे लिए परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी इजराइल हैज बीन पुश्ड टू द वॉल, इजराइल की मजबूरी है और अमेरिका को लड़ाई में आना पड़ेगा, वो आने आप पड़ेगा, वो आ रहा है। अब अमेरिका आएगा तो ये नहीं होगा कि जिस तरीके से उन्होंने लीबिया और इराक में तबाही मचा दी थी, ईरान में नहीं कर पाएंगे। अमेरिका को जो इनके 40,000 जो सोल्जर्स मिडिल ईस्ट के ऑल अराउंड जो बैठे हुए हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज इनके बेसिस पर उतने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं हैं, वो वनरेबल हैं और वहां भी इजराइल ईरान टारगेट कर सकता है। ईरान के पास कितनी मिसाइल है उसका एक्चुअल एस्टिमेट किसी के पास नहीं है। आप ऊपर से एयरक्राफ्ट से बॉम्ब गिराने की कोशिश करो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूरा डैमेज नहीं होता। मैसिव डैमेज करने के लिए बॉम्बर चाहिए, जो यूएस एक बॉम्बर भेजने के लिए तैयार है, लेकिन उस बॉम्बर के साथ कई जहाज आते हैं। बॉम्बर अकेले बहुत ही वल्नरेबल होता है, उसको गिराया जा सकता है। अगर इतने पूछा तो ईरान के पास इतने जहाज हैं जो इनके साथ डॉग फाइट में एंगेज करके भले 200 में से 100 मारे जाए लेकिन 2-4 को डाउन कर सकते हैं। प्लस स्पेशल फोर्सेज की जरूरत पड़ेगी उनको न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर स्पेशल फोर्सेज वहां एयर ड्रॉप हुई तो ईरान की आर्मी बहुत बड़ी है, बहुत मजबूत है, उनका सफाया कर देगी। अवश्य दूध ये जो युद्ध होगा बहुत विध्वंसक हो जाएगा, बहुत दोनों की परेशानी होगी। एक ही सत्य है, लड़ाई में कोई भी जीतता नहीं है, दोनों का नुकसान होता है। अब कितना नुकसान होता है देखने की बात है। अमेरिका को विड्रॉ करना चाहिए, बिकॉज ईरान के अमेरिका की तुलसी गबार्ड ने कहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे। अमेरिका में भी डिफरेंसेज हैं, तो दे शुड टेक ए चांस। और विश्व शांति चाहते हैं तो ट्रम्प को कॉमन सेंस का यूज करना चाहिए। अपने जो ट्रम्प सेंस जो लगा रहे हैं, ट्रम्प सेंस, उसको छोड़ के कॉमन सेंस लगाना चाहिए, तभी कोई शांति हो सकती है। थैंक यू। बिल्कुल। और शिवदान सर यहाँ पर देखिए, क्योंकि जिस तरह से खामनेई ने तो मना कर दिया है कि जंग की शुरुआत हो गई है और अब इजराइल को हम बख्शेंगे भी नहीं और अमेरिका आएगा तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि ईरान को पता है कि उसकी हार तय है, लेकिन उसके बाद भी कम से कम ईरान की ये पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी यहाँ पर रिसोर्सेज हैं इजराइल के वो खत्म हो जाए। और ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं 50 फाइटर जेट का इस्तेमाल हो रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, हालांकि कुछ को यहाँ पर एक तरह से ध्वस्त भी किया जा रहा है। यानी ईरान काउंटर अटैक कर रहा है और काफी नुकसान इजराइल को भी हो रहा है। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि अगर अमेरिका बीच में आता है तो जाहिर सी बात है कि ईरान पर जीत दर्ज कर लेगा, लेकिन इसमें ईरान क्या ये सोच रहा है कि कम से कम मैं कुछ नुकसान तो अमेरिका और इजराइल को जरूर करूं? सबसे बड़ा जो नुकसान मैं देख रहा हूं, ये जो लड़ाई है पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका के जो डिफेंस के सेंटर्स हैं वो कतर में है, यूएई में है, जॉर्डन में है, सीरिया में, यहां पर सैनिक अड्डे हैं अमेरिका के। और ईरान का प्लानिंग ये है कि यदि अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो ईरान इन सैनिक अड्डों पर, अमेरिका के सैनिक अड्डों पर भी हमला करेगा।
और इन सैनिक अड्डों पर इतनी स्ट्रांग एयर डिफेंस नहीं है जिससे इनकी रक्षा की जा सके। इसलिए यदि इतने देशों में अमेरिका ईरान हमले करेगा तो वहां की आम पब्लिक पर भी इसका असर पड़ेगा, और इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि पूरा मिडिल ईस्ट लड़ाई में शामिल हो जाएगा। और इसके बाद में, इसके जवाब में अमेरिका ये करेगा कि सबसे ईरान पर ज्यादा हमले करेगा और इजराइल भी करेगा। इस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि जो हालत आज यूक्रेन की हुई है, यूक्रेन रूस युद्ध में आज पूरा यूक्रेन बिल्कुल शमशान बन गया है, उसी तर्ज पर मैं देख रहा हूं कि शायद ईरान की ये कंडीशन हो जाए, क्योंकि ईरान जो है जिस प्रकार अमेरिका को भी धमकी दे रहा है, इजराइल को भी धमकी दे रहा है, और अमेरिका भी तैयार बैठा है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि अगले हफ्ते क्या होगा बताया नहीं जा सकता। यदि उन्होंने कुछ किया अगले हफ्ते तो इसका जवाब में ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है, ईरान भी जवाब पूरे देगा, और इस तरह जवाब देने से पूरे मिडिल ईस्ट में लड़ाई शुरू हो जाएगी, और इस प्रकार से एक मिनी वर्ल्ड वार इसको कह सकते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर ओपी तिवारी सर, ये देखिए रूस ने भी अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। पुतिन कह रहे हैं कि मैं मीडिएशन को तैयार हूँ और दोनों देशों के बीच में एक तरह से मध्यस्थता कराई जा सकती है। तो इसको लेकर आखिर क्या वजह सामने आ सकती है? क्या रूस के पास इतनी कैपेबिलिटी है? क्योंकि अगर अमेरिका की बात ईरान नहीं मान रहा है तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या पुतिन की बात ईरान और इजराइल मानेंगे? जो है इंटरमीडिएट करेगा तो थोड़ी सी समस्या हल हो सकती है, बिकॉज पुतिन की बातों पर भरोसा है, पुतिन पर विश्वास किया जा सकता है। ट्रंप क्या करते हैं क्या नहीं करते कोई मतलब नहीं है। यूएस को इजराइल को समझना चाहिए कि 1981 में जब पहली बार जब ये इराक न्यूक्लियर पीसफुल पर्पज के लिए बना रहा था तो फ्रांस उसको सपोर्ट कर रहा था, उसको इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया, इवन लीबिया में भी डिस्ट्रॉय कर दिया। उस समय अलग थे, अभी अलग थे। अभी उस समय इराक की क्या हालत थी, 2001 में जो लड़ाई हुई इराक को भी चौपट कर दिया। लेकिन अमेरिका भी 1981 में क्या था, 2000 में क्या था, 2025 में वॉर नहीं है, खाली मुंह ही खोल रहा है, इकोनॉमिक स्थिति खराब हो चुकी है। और ईरान जो 2000 में था वो नहीं है, 2025 में बहुत आगे बढ़ चुका है। तो ट्रंप को ये भी समझना पड़ेगा कि इनके जितने बेसेज हैं, जब अभी कर्नल साहब बता रहे थे कि ऑल अराउंड बेसे हैं जितने भी 40,000 हैं, उनके पास मिसाइल के अलावा उनके पास भी कवर्ड तरीके से, और जिस तरीके से इजराइल ने ईरान में किया वो अटैक वहां भी हो सकता है। जिस तरह मोसाद ने ईरान में पहुंच के अपने एजेंट्स खड़ा किया और अटैक किया, तो ईरान भी चुपचाप नहीं बैठेगा, वो अटैक के लिए भी अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। इतना सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड, उससे ज्यादा ट्रंप कार्ड उसके पास है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का। अगर उसने बंद कर दिया तो पूरे सारे अरब स्टेट के जो 25% पेट्रोल जाता है, क्रूड जाता है, और 33% गैस जाता है, वो बंद हो जाएगा। इसका असर मिडिल ईस्ट नेशंस को भी पड़ेगा। अभी देखिए कतार, ये जॉर्डन और कतार तो अमेरिका का फुल सपोर्ट करेगा, लेकिन सऊदी अरेबिया और बाकी जो देश हैं उनको पता है कि ईरान उतना गलत नहीं है जितना अमेरिका दिखाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप को पाकिस्तान का एटम बम नजर नहीं आता, इजराइल को पाकिस्तान का एटम बम नजर नहीं आता, इनको ईरान का ही एटम बम नजर आता है। ये डबल स्टैंडर्ड से क्या करना चाहते हैं? लेकिन तिवारी सर ये तो कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर आतंकी संगठन है और उसका मिसयूज हो सकता है, इसलिए हम चाहते हैं, यानी इजराइल और अमेरिका ही चाहता है कि यहाँ पर कभी भी न्यूक्लियर स्टेट ना बने। मैं इसका आंसर दे रहा हूँ गीतू। जी जी। ईरान ने किस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया है? हिजबुल्लाह, हमास एंड हुती को। ये इन्होंने किस पर अटैक किया? खाली इजराइल पर। अब पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने अमेरिका में भी किया, इंग्लैंड में भी किया, फ्रांस में भी किया, इंडिया को तो कर ही रहा है। कौन सा बड़ा टेररिस्ट है? किसको बेवकूफ बनाने की अमेरिका कोशिश कर रहा है? तो पाकिस्तान जो टेररिस्ट का जन्म स्थान है, जहां से पैदा होते हैं और बड़े हो रहे हैं, वो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान का एटम बम इनको समझ में नहीं आता, बिकॉज पाकिस्तान इनकी गलत काम करने के लिए तैयार है। इस तरह की दादागिरी साइबन अरेबियन नेशंस के, दो बल्कि सिया हैं और सुन्नी, बाकी सुन्नी हैं, वो कितना समझेंगे, कितना तैयार होंगे, देखने की बात है। बिकॉज लॉन्ग रन में मिडिल ईस्ट के सारे देशों को नुकसान होगा। तो इनको थोड़े बहुत रिस्ट्रेन लगाने चाहिए कि आप हमारे एरिया और हमारे यहाँ जो बेसे रखे उसको यूज मत करो। और यूज नहीं करेंगे, और एक ईरान को हम थोड़ा अप्रिशिएट ये करना पड़ेगा, वो एक्शन नहीं ले रहा, वो खाली रिएक्ट कर रहा। जब भी इजराइल अटैक करता है ईरान रिएक्ट करता है। और ईरान ये भी कहा कि जिस दिन इजराइल अटैक करना, अफेंस करना बंद कर देगा, लड़ाई बंद हो जाएगी। लेकिन इजराइल को पता है, लेकिन इजराइल को अपने आप को कैसा ओवर एस्टिमेट कर रखा है। पास में सक्सेसफुल अवश्य हुए हैं, लीबिया में डिस्ट्रॉय किया उन्होंने, इराक में डिस्ट्रॉय किया, अफ्रीका में भी गए, लेकिन ये हमेशा की समय हमेशा नहीं रहना चाहिए। अब किसी भी दुश्मन को आप इतना कमजोर नहीं समझ सकते कि हम तुरंत खराब कर दें। ईरान बहुत बहुत बड़ा देश है, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं,
उससे तो अमेरिका सबको नजर लगी रहती है, वो उसका चक्कर है, उसके परेशानी में परेशान रहते हैं ये लोग। तो ट्रंप को थोड़ी समझ आनी चाहिए, कुछ समझ आना चाहिए, अगर शांति चाहते हैं तो। ईरान की जनता कभी भी इस सरकार को गिरा के दूसरी लाने की कोशिश नहीं करेगी। आज नंबर ऑफ ड्रोन्स और ये जितने मिसाइल्स है वो चलता रहेगा। अब देखिए यूक्रेन का, देखिए यूक्रेन के पास क्या बचा हुआ है, यूक्रेन खाली छोटे छोटे ड्रोन बना के रशिया को तंग करता रहता है। ईरान के पास तो अच्छे ड्रोन है, तो इजराइल को खत्म भी कर सकता है अगर समझ में नहीं आए तो। इजराइल की इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर भी हो रही है उसको टारगेट करना है। इजराइल के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, हाइफा को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनका ऑयल सप्लाई ऑलरेडी कम हो चुका है। 3 मेजर एयर बेसेज हैं इजराइल के, उनमें एक में स्टक हो चुका है। जैसे एयर डिफेंस कमजोर हो जाएगा तो दोनों स्ट्राइक, अगर दोनों एयरफील्ड पर स्ट्राइक कर दिया तो इनके एयरक्राफ्ट एयरबोर्न होने लायक नहीं रहेंगे। ये समझ में आना चाहिए कि हमने गलती की है, गलती किया, अपने आप को बहुत ओवर एस्टिमेट किया, ईरान को अंडर एस्टिमेट किया, और एक कायदे से और सही ढंग से डिसीजन ले ताकि शांति की तरफ बढ़ सके। बिल्कुल, और ये बात वाकई सच है कि ईरान को अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन ईरान जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है वो कहीं भी पीछे नहीं हट रहा है जवाबी कार्रवाई में। और इस वक्त हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इजराइल और ईरान की जंग लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, ऐसे में अमेरिका की भी एंट्री इसमें हो रही है। हालांकि अमेरिका अभी धमकी दे रहा है कि अगले हफ्ते देखिएगा कि क्या होने वाला है। तो क्या माना जाए इस तरह से, अगर हम विश्व के सभी देशों की बात करते हैं, खासतौर से मिडिल ईस्ट की, तो कितना प्रभाव इन देशों पर पड़ेगा, कौन कौन इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं और उसके बाद के क्या परिणाम? देखिए, अभी ओपन तरीके से भले से अमेरिका इस पूरे मिलिट्री एक्शन में शामिल न हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि जो बैकग्राउंड से और जो पूरी इजराइल के द्वारा ईरानियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर जो हमले किए गए और जो अभी भी कार्रवाई इजराइल कर रहा है, उसमें अमेरिका पूरी तरह से शामिल है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो अभी अपने प्रेस के इंटरेक्शन में जो बातें कही हैं, उससे तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो पूरी जो कार्रवाई थी वो अमेरिका के गो है बगैर संभव ही नहीं थी। और ये तो हम लगातार कह रहे हैं इसको। अभी तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कल का बयान है कि उन्होंने कहा कि 60 दिन बीत चुके थे और 61वें दिन हमने कहा कि लेट्स गो अहेड। तो ये जो सारी बातें जो बहुत स्पष्ट है कि ये जो कार्रवाई है वो अमेरिका और इजराइल के बीच में बहुत ही गहरे कोलैबोरेशन के तहत और एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी के तहत किया जा रहा है। और अभी ये देखना होगा कि अब ईरान अपने न्यूक्लियर बिहेवियर को किस तरीके से रखता है। यदि वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को और तेज गति से आगे बढ़ाता है, यदि वो अपने परमाणु अस्त्रों को हासिल करने के लक्ष्य को की तरफ तेज गति से बढ़ता है, तो ऐसे में मेरा ऐसा असेसमेंट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी उसमें सीधी सीधी मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है और उसके जो डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको वो अपने अर्थ पेनेट्रेटिंग जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर जो बॉम्ब्स है 30,000 पाउंड्स के जो बॉम्ब्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए वो फोर्डो जैसे जो उसके न्यूक्लियर साइट्स हैं जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं, उसको भी वो हिट कर सकता है। तो इसका जो लक्ष्य है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करने का तत्कालिक रूप का है। लेकिन मैं, और ये मानिए सर, लिमिट नहीं किया जा रहा है, पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाएगा जिस तरह से अमेरिका ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान इजराइल पर राष्ट्रपति पुतिन का बयान। पुतिन ने मध्यस्थता कराने की पेशकश की और ईरान इजराइल चाहे तो मध्यस्थता करूंगा, रूस मध्यस्थता कराने के लिए तैयार है, तनाव कम करने के लिए दोनों देशों से बात भी करूंगा। तो यहाँ पर पुतिन की एंट्री भी हो चुकी है और मध्यस्थता करने की बात वो कह रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन के बयान पर ट्रंप ने दिया दो टूक जवाब। पहले अपना यूक्रेन वाला मसला सुलझाओ, बाद में मिडिल ईस्ट की चिंता करना। तो ये देखिए, ट्रंप ने पलटवार कर दिया है पुतिन पर और कह रहे हैं कि पहले अपना यूक्रेन वाला मसला सुलझा लीजिए और उसके बाद मिडिल ईस्ट की चिंता आप करना। तो यहाँ पर ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया है पुतिन के लिए कि पुतिन पहले अपना यूक्रेन वाला मसला सुलझा लें और उसके बाद मिडिल ईस्ट की चिंता करें। तो अब ये देखिए जिस तरह से बयानबाजी जारी है, एक तरफ ट्रंप तमाम तरह के बयान देते हैं, वहीं पुतिन भी अब कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थता कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर ट्रंप ने कह दिया है कि पहले आप अपना घर देखिए, यानी पहले यूक्रेन वाला मसला सुलझा लीजिए। तो देखिए जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है तिवारी सर, और ऐसे में अब समझना जरूरी है कि आखिर ट्रंप तो हर बात में कूद जाते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो। ऐसे में अब उन्होंने पुतिन को ये कह दिया है कि वो अपना मसला सुलझाएं पहले यूक्रेन के साथ, यानी जाहिर सी बात है कोई और मध्यस्थता करे तो शायद वो ट्रंप को अब रास नहीं आ रहा है। ये इनकी दादागिरी की जो कुछ भी है हम सभी हैं,
बहुत समय हो गया केतु, बहुत समय हो गया। कोई भी जनरेशन दो तीन जनरेशन में चलती है, कोई भी पावर कांस्टेंट नहीं रहता। तो टाइम हो गया है जब अमेरिका अब डाउनवर्ड कर्व में है, पुतिन को नीचे लेके आया। लेकिन पुतिन, रशिया में इतना बड़ा देश है, इतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन रशिया ने अपना अचीव कर लिया है। रशिया का इंटेंशन ये कभी नहीं था कि कीव को डिस्ट्रॉय करें। उसका इंटेंशन था जहां पर रशियन स्पीकिंग लोग हैं वही एरिया कब्जा करो, जिसको मुझे सस्टेन करने में, रिटेन करने में कोई समस्या न हो और लोकल सपोर्ट हो। तो डोनास्क हो या लुहांस्क हो या जपोरिजिया हो या खेरसोन हो, ये चारों एरिया का छोटा मोटा जो पोर्शन बचा हुआ था उसमें बहुत ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। सुमी की बात है, सुमी के पास उन्होंने कई 240 स्टैब्लिशमेंट ह्यूमन सेटलमेंट है वो कब्जा कर लिया है, तो अपना कर रहे हैं। और एक निपर रिवर है उसके आसपास वो अपना एक बफर जोन भी क्रिएट कर रहे हैं। उनका उद्देश्य कभी भी नहीं था कि जाके हम कीव में या उड़ीसा में जाके सिविलियन पॉपुलेशन को खत्म करें। प्लस रशिया की एक बात और भी है कि रशिया के पास एमुनेशन का स्टोर बहुत ज्यादा है, खत्म नहीं हुआ है। अब ये ट्रंप साहब का जो रेपुटेशन है, जब से उन्होंने कुर्सी पहनी है, कुर्सी पर आने इलेक्शन के पहले तो भारत के लिए बहुत दिल पिघलता था। भारत 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 हिंदुस्तान की बात करते थे, इसलिए करते थे कि उनका इंडियन ओरिजिन के बहुत लोग हैं ताकि उनको वोट मिल सके। जीत गए, उनका काम खत्म हो गया। अब जो भी कहते हैं उनकी सुनता नहीं है, या क्या कहते हैं, या जो डीप स्टेट है या रशिया वो जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी जो बनाते हैं यूएसए की, वो नहीं, उनकी सुनते नहीं है। कुछ देर जब बिग मिसमैच। एक चीज हमने हमेशा देखा है कि जो यूएस लंबे टाइम से प्लान करता है वही इंप्लीमेंट करता है। राष्ट्रपति कुछ भी चाहे तो नहीं हो सकता। यूक्रेन के लिए भी हल्ला मचाया उन्होंने, फिर भी एड दिए जा रहे। पाकिस्तान के लिए हल्ला मचाया, पाकिस्तान ने जैसे टेररिस्ट अटैक किया इतना ज्यादा पैसा दे दिया। अब उसको तो बैठा के अपने लंच खिला रहे हैं मुनीर को। मुनीर जो फेल हुआ, मुनीर और इनमें एक ही चीज कॉमन है, वो फील्ड प्रेसिडेंट है, वो फील्ड मार्शल है, उनको लंच खिला रहे हैं। ये क्या करना चाहते हैं, कैसे गिराना चाहते हैं, तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इनके ऊपर। पुतिन तो बहुत क्रेडिबल है, पुतिन की बातें भी जो कहेंगे ढंग से कहेंगे और वो शांति के पक्ष में है। मैं अमेरिका के इतिहास बताना चाहूंगा, जब वर्ल्ड वॉर 2 में जब न्यूक्लियर बॉम्ब डाले थे इन्होंने, उस समय जापान पहले ही सरेंडर कर चुका था और सरेंडर करने वाला था। मैसेज सब कुछ क्लियर हो गया था कि वॉर आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अपना मार्केट बढ़ाने के लिए इन्होंने नागासाकी, हिरोशिमा को बर्बाद किया। उस समय कोई जरूरत नहीं थी, जो जुलाई में जो उन्होंने बॉम्ब डाले दोनों, कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी अमेरिका ने किया। तो अमेरिका को हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि अमेरिका भारत को, हमें तो अमेरिका से बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। क्या किया बिल्कुल, अमेरिका की नीति ही शुरू से ऐसी रही है कि वो अपने आप को सुपर पावर दिखाना चाहता था, बनना चाहता है। और अब जब उसे लग रहा है कि भारत कहीं ना कहीं इस रेस में थोड़ा आगे निकल रहा है तो वो बहुत ज्यादा सतर्क है और वो चाहता है कि सभी देश उसके साथ चले। शिवदान सर, ऐसे में यहाँ पर जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है और पुतिन ये कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थता कराऊंगा, ट्रंप बीच में कूद पड़े, कह रहे हैं कि पुतिन आप अपने घर को संभालिए और पहले अपना जो मसला है यूक्रेन के साथ उसे सुलझाइए, उसके बाद आप बीच बचाव करना। तो ये कैसे समझे ट्रंप के इस बयान को? देखिए, ट्रंप ये कह रहे हैं पुतिन को, इसका ट्रंप के बयान से साफ हो जाता है कि वो इस मसले को सुलझाना ही नहीं चाहते। क्योंकि यदि पुतिन जैसे मैच्योर और जिम्मेदार नेता बीच में आएंगे तो और साथ साथ रूस का पूरा प्रभाव भी है ईरान के ऊपर। बिल्कुल। तो इससे हो सकता है कि ईरान के जो धार्मिक नेता खुमनेई हैं उनमें कुछ समझ आए और ईरान की, रूस की बात मान करके वो इस युद्ध में विराम की सोचें। मगर यदि ट्रंप पुतिन को ये वार्निंग दे रहे हैं कि इसमें ना बीच में आए, तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप खुद इस मसले को सुलझाने के मूड में नहीं है। जिस प्रकार के सुपर पावर अमेरिका बनते हैं और जिस प्रकार के सुपर पावर वो हैं, उनको तो इस मामले में इस तरह के बयान देने ही चाहिए कि अगले हफ्ते क्या होगा हमें पता नहीं है, इसका इस तरह की बातें करना। और अमेरिका का सबसे बड़ा एक कारण ये है इस तरह के बयान देने का कि उसका जमीनी बॉर्डर किसी भी देश से नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस कर रहा है। और जिस प्रकार पुतिन जो रशिया है वो यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी है, कभी किसी और देश के साथ उसका हो जाता है और वो एक प्रकार से पूरे एशिया के देशों से जुड़ा हुआ है। मगर इस तरह की हरकत अमेरिका के साथ नहीं है, इसलिए अमेरिका जहां भी जिस तरह के बयान चाहे वो दे देता है और उसके बाद उसे कोई फिक्र नहीं होता है कि उसका कोई लड़ाई हो सकती है। इसी को देखते हुए अमेरिका इस तरह की बातें कर रहा है, जबकि इस तरह करने से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ये लड़ाई बहुत फैलेगी
और ईरान को ये ज्यादा दबाएंगे तो ईरान जो है अमेरिका के बेसिस पर हमला करेगा, और अमेरिका के बेसिस पर हमला करने से पूरा मिडिल ईस्ट लड़ाई में बिल्कुल ना चाहते हुए पूरा मिडिल ईस्ट इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा, जो कोई देश नहीं चाहता, क्योंकि दो देशों की लड़ाई है और अमेरिका अगर बीच में आता है तो यहाँ पर मामला बिगड़ सकता है। संजीव सर, और ये वाकई बहुत ज्यादा एक अप्रिय स्थिति हो जाएगी मिडिल ईस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो देश लड़ रहे हैं, ईरान और इजराइल। ऐसे में अगर अमेरिका बीच में आता है तो मिडिल ईस्ट पूरा ही इसमें शामिल हो जाएगा, ना चाहते हुए भी शामिल होगा, और इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा, दूरगामी प्रभाव होगा। अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से ईरान के या फिर इजराइल के रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, बिल्डिंग्स वहां पर समाप्त हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ा डैमेज तो है ही है, साथ ही साथ जो डिफेंस एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कई सैनिक अड्डे तबाह कर दिए गए हैं, ईरान के हों चाहे इजराइल के हो। तो ऐसे में एक बड़ी चोट तो रिसोर्सेज को पहुंचती ही है। अगर हम इसका प्रभाव देखें, इस युद्ध का प्रभाव देखें, तो वो किस तरीके से दिखेगा? देखिए, ये जो युद्ध का जो आगे का जो सिनारियो है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपने नाभिकीय अस्त्रों के प्रोग्राम को किस तरीके से कहाँ ले जाता है। यदि वो अपने अपने महत्वाकांक्षा पर रोक लगा देते हैं, तो उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, और वो अमेरिका के साथ एक डील साइन कर लेते हैं जिसमें कि वो जाहिर है कि उसको एक लिमिट कर देते हैं अपने प्रोग्राम को, तो ऐसे में ये डीएस्केलेशन की सिचुएशन बन सकती है और वहां पर शांति स्थापित हो सकती है। लेकिन यदि ईरान इस पूरे सिचुएशन को और अधिक एग्रेवेट करेगा और इसको एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएगा, तो जाहिर है कि ऐसे में ये जो पूरा मैटर है वो एक फुल फ्लेजेड वॉर में जा सकता है, और उसका परिणाम ये होगा कि अमेरिका की सीधी एंट्री होगी, और अमेरिका और इजराइल दोनों ये नैरेटिव देंगे पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को और पूरे वर्ल्ड को कि ये जो हम एक्शन ले रहे हैं वो ईरान को उसके न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने से रोकने के लिए ले रहे हैं, ये ईरान के लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं है। जैसे कि अभी आपने देखा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ऐसा बयान दिए थे कि हम ईरान के लोगों के खिलाफ नहीं है वगैरह वगैरह। तो इस तरीके का करके वो एक ईरान के ऊपर बड़ा हमला कर सकते हैं। और जहां तक मिडिल ईस्ट रीजन के अमेरिका की एंट्री होने की दशा में सपोर्ट का प्रश्न है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मिडिल ईस्ट रीजन में अमेरिका ने अपने इक्वेशंस ऐसे सेट कर रखे हैं, शिया सुन्नी का जो डिवाइड है वो इतना गहरा है कि अमेरिका उसको प्ले आउट करता है। और अमेरिका के तो मिडिल ईस्ट रीजन के ही जो मुस्लिम राष्ट्रों के अंदर अनेक बेसिस मौजूद हैं, और सारे बेसिस अभी इस समय हाई अलर्ट मोड में है। तो अमेरिका की एंट्री होती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई मिडिल ईस्ट रीजन में ऐसा हो जाएगा कि सारे राष्ट्र अमेरिका के खिलाफ एक हो जाएंगे या इजराइल के खिलाफ एक हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं देखता। बयान वगैरह जरूर वो जारी कर देंगे और कुछ ओआईसी की बैठक भी हो जाएगी, लेकिन उसका आशय ये नहीं होगा कि वो सीधा सीधा अमेरिका के खिलाफ मोर्चा ले लेंगे या इजराइल के खिलाफ मोर्चा ले लेंगे, मैं ऐसा नहीं देखता, क्योंकि उनका जो आपसी डिवाइड है वो गहरा है। यदि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लेता है तो सऊदी अरेबिया को भी कल को चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स, वो टर्की भी न्यूक्लियर वेपन्स की मांग करेगा। और ये जो इजराइल तो उसको अपने लिए अस्तित्व का संकट मानता ही है। कल आपने ट्रंप का बयान देखा कि किस तरह से वो कह रहे थे कि ये जो ईरानियन रिजीम है वो डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगाते हैं। तो ऐसे रिजीम को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट रीजन और पूरे वर्ल्ड के लिए घातक होगा। तो ये अमेरिका के अपने तर्क, और अमेरिका जाहिर है कि वो सिर्फ तर्कों की बात नहीं, उसका एक डोमिनेंस भी स्थापित करना चाहता है। और अल्टीमेटली मैं फ्रैंकली कहना चाहता हूँ कि ये अमेरिका और इजराइल दोनों का ही लक्ष्य अल्टीमेट ये है कि वो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसको वो बदलना चाहते हैं। वो रिजीम चेंज का उनका अल्टीमेट गोल है। और जब उन्हें मौका मिलेगा, जैसे कभी भी यदि पूरा ये सिनारियो एक फुल फ्लेजेड वॉर में बदलता है और अमेरिका यदि बड़े तरीके से कार्रवाई करता है ईरान के ऊपर, तो ऐसे में ये जो इस्लामिक रिजीम है वो कमजोर पड़ सकती है। और उसके बाद वो वहां पर लोकतंत्र की मांग करने वाले, महिलाओं की आजादी, अधिकारों की मांग, मानवाधिकारों की मांग, शाह के शासन की मांग करने वाले जो तमाम लोग हैं वो सड़कों पे आएंगे। और ऐसे में वहां पर एक ये जो इस्लामिक रिजीम कमजोर पड़ेगी और उसके बाद बिल्कुल, और तख्ता पलट की जो ये बातचीत चल रही है वो होनी शुरू भी हो गई है संजीव जी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार अब ये माना जाए कि खामनाई का शासन हटाने के लिए कुछ ऐसे दावेदार सामने आ चुके हैं जो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में
और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल TK यादव जी भी जुड़ गए हैं। यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर नमस्कार जी ईरान और इजराइल का जो ये युद्ध चल रहा है और इसमें अमेरिका की एंट्री हो जाती है, जिसमें कि एक धमकी दी जा रही है कि अगले हफ्ते तक अगर यहाँ पर ईरान बात नहीं मानता है तो कुछ बड़ा हो जाएगा अमेरिका की तरफ से। उसके बाद के प्रभाव पर तो हम चिंता कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर ईरान एक तरह से ये कहिए कि 2-3 बार अमेरिका कोशिश कर चुका है ईरान को समझाने की, धमकाने की, चेतावनी देने की, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान को लेकर आखिर हम क्या समझे, क्योंकि लिमिट जिस तरह से न्यूक्लियर पार को करने की कोशिश की जा रही है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करने की कोशिश की जा रही है, वो संभव नहीं है। अमेरिका की बस की बात नहीं है कि वो ईरान को किसी भी तरह से समझा पाए। ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, ईरान की स्थिति इस समय काफी वीक है और आप अगर सीक्वेंस ऑफ एक्शंस अगर आप शुरू से देखेंगे तो ईरान के ये जितना भी मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम्स हुई हैं ये सारे ईरान के वजह से हुई हैं। चाहे उन्होंने गजा में जो हमास को सपोर्ट दिया, फिर सीरिया के थ्रू हिजबुल्लाह, लेबनान की जो प्रॉब्लम हुई, वहाँ पे जितनी भी उनको सप्लाईज दी, ये सारे उन्हीं ने ये स्थिति की हुई है। और इसको निपटने के लिए जैसे एक चेस का गेम होता है, तो अमेरिका और इजराइल ने ये मिलके जो है ये स्ट्रेटेजी की है कि पहले इनके प्यादों को खत्म किया जाए, धीरे धीरे धीरे। पहले गाजा में अटैक किया गया, उसके बाद लेबनान के थ्रू हिजबुल्लाह को खत्म किया गया, उसको वीक किया गया, और उसके बाद सीरिया की स्थिति रिजीम चेंज करके जो है वहां पे इसके सपोर्ट सिस्टम थे जो है उनको नष्ट किया गया। अभी ईरान की बारी आई है और ये ईरान भी एकदम से स्टार्ट नहीं हुई है। नेगोशिएशंस इसीलिए प्रोलॉन्ग किए गए कि जो है ग्राउंड की स्थिति को मजबूत किया जा सके, इजराइल को पूरा टाइम मिल सके, और उन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको जो है अटैक किया है। और इसमें भी वो कोई एस्केलेशन इस तरीके की नहीं है, ईरान के किसी सिविलियन स्ट्रक्चर को खत्म किया गया हो। सबसे पहले जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स थे केवल उनको टारगेट किया गया, उसके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उनको अटैक गया है। और अब ये प्रेशर उसके ऊपर में बनाया जा रहा है कि अगर आप अभी भी लाइन पे नहीं आएंगे तो इसको और नेक्स्ट लेवल ऑफ एस्केलेशन पे लेके जाया जा सकता है, जिसके लिए हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो यूके ने अभी अपने जी बेड़े बेटे हो। बिल्कुल, यानी सर ये माना जाए कि यहाँ पर खामनेई को फोर्स किया जा रहा है कि आप हमारी बात मानिए अमेरिका की तरफ से, लेकिन खामनेई मानने को तैयार नहीं है। तिवारी सर, यहाँ पर एक तरह से ये मानिए कि अमेरिका दो तरह से गेम खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो कह रहा है कि खामनेई को हम कभी भी मरवा सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ वो कह रहा है कि आप हमसे बातचीत कीजिए। यानी कि एक तरह से ये माना जाए कि अमेरिका ये चाहता भी है कि बात हो भी, और दूसरी तरफ ये चाहता है कि खामनेई अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तो बहुत बेहतर होगा उनके लिए, और वो लगातार यहाँ पर नुकसान करते रहेंगे, चाहे इजराइल के माध्यम से या खुद भी अगर करना होगा तो वो भी होगा। तो क्या इस सोच को हम कैसे समझे? यानी जाहिर सी बात है कि दो तरीके से अमेरिका बात कर रहा है और उसका सीधा जो मोटिव है वो ये है कि ईरान में ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो नहीं कहते कि ईरान पूरा जिम्मेदार है। बिकॉज जो भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमेटी थी वो जब भी जाके देखी थी, कभी भी इसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं किया। बातें चल रही थी, बात होने वाली थी, इजराइल ने फिर भी अटैक कर दिया। अब इजराइल ने क्यों किया? इजराइल की जैसे सत्ता पलट की कोशिश की जा रही थी, उन्होंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया और कि हम खाली टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर देंगे तो सत्ता पलट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितना सिविलियंस को नुकसान हुआ है, जो जनता पलटना चाहती थी उनके अंदर राष्ट्रभक्त की भावना जग चुकी है। ये मैं किसी ने बता रहा था मेरे को कि तैयार हो गए कि हमें कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अमेरिका के आगे हाथ नहीं झोंकेंगे। अब अमेरिका भी समझ रहा है कि अगर ये स्ट्राइक करेगा उन बेसेस से तो उनके बेसेस को खतरा है। खतरा खाली मिसाइल से ही नहीं है, खतरा तो जिस तरीके से इजराइल के मोसाद ने ईरान के अंदर अपने एजेंट्स रख के और काम किया है, उसी तरीके से ईरान भी कैपेबल है। जैसे हिजबुल्लाह और रखा था, उसी तरह के बेस इनकी सऊदी अरेबिया और जहां जहां बेसेज है वहां पर भी लोग बैठे हुए हैं। तो अमेरिका इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा
और जितने एयरक्राफ्ट जाएंगे बॉम्ब उसमें से कुछ भी डिस्ट्रक्शन अवश्य होगा, तो लॉसेस के लिए तैयार है तो स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन जब इजराइल और अमेरिका एक साथ पूरा इकट्ठा आ जाएंगे तो ईरान कमजोर पड़ेगा, लेकिन ईरान को इराक नहीं बनाया जा सकता, ये अमेरिका को भली बात मालूम है। तो अमेरिका कितना रिस्क लेगा, कैसे रिस्क लेगा, डिपेंड्स अपॉन उसकी CIA और स्ट्रेटेजिक एजेंसी जो है उनकी ट्रंप को क्या सपोर्ट करती है, और ट्रंप ओवररूल करना चाहे तो बात होगी कि नहीं होगी। बेस्ट अमेरिका के लिए यही रहा कि इनडायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट करते रहे ये लोग। एयर डिफेंस दिया, मजबूत किया, यहां तक कि उनकी कुछ नेवी के शिप्स बैठे हुए थे, उनके एयर डिफेंस भी यूटिलाइज किए इजराइल को बचाने के लिए। तो अमेरिका कोशिश तो काफी कर रहा, लेकिन इजराइल की बदकिस्मती है कि उसका एयर डिफेंस डिप्लीट बहुत तेजी से हो रहा है, खत्म बहुत हो रहा है। समय की बात है, अगर इन्होंने इजराइल ने अगर ये वॉर रखा कुछ दिनों तक सस्टेन किया तो ईरान काफी स्ट्राइक कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। ये तख्ता पलट की बात है, इजराइल में तो नेतन्याहू का भी तख्ता पलटना चाहिए। उन्होंने इमरजेंसी चालू करके उनको तो पहले यहाँ जाना चाहिए था। पहले इन लोगों ने हमास को उठाया पैलेस्टीन ऑर्गेनाइजेशन के दबाने के लिए, और उसी हमास ने अटैक किया। हमास को तो हम ब्लेम करते हैं कि ईरान ने हेल्प किया, लेकिन पहले तो इजराइल ने ही हेल्प किया। उनकी बगल में होके क्या क्या टनल बन रही थी कुछ नहीं पता, उनके मोसाद क्या कर रहे थे वहां पर। ये हमास का हेल्प तो अमेरिकन ने भी किया। हमास को थोड़ा वेपन्स ईरान देता था, लेकिन हमास को उठाने की जो गलती की थी इन लोगों ने की थी कि जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको दबाया जा सके, कमजोर किया सके, तो उनके सर पे ही पड़ गए। तो इतना आसान नहीं है कि आप चाहो हम एक को खत्म करके आतंकवाद खत्म कर सकते हैं। आप भी कोशिश करते हो उठाने की, दूसरा उठता है, दूसरे को दबाओगे, तीसरा खुमैनी को मार सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हैं, खुमैनी एलिमिनेट हो जाएगा। बट और कई लाइन है, दे हैव गॉट मोर जोश, दे आर मोर कैपेबल, दे आर एट सर्टेन एज यू कैन परफॉर्म मच बेटर। ये इन्होंने इतने इंटेलिजेंस हेड्स हटा दिए इन लोगों को, आर्मी हेड्स हटा दिए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हेड अगर हटाओ तो कोई फर्क पड़ता है टेरर ऑर्गेनाइजेशन पर, बट आर्मी और एयरफोर्स या नेवी में अगर आपने एक टॉप लीडर को हटाया तो नीचे वाला वाइस नंबर 2 नंबर 3 दे आर मोर जेंट अप, दे आर मोर जोश, तो उनकी एफिशिएंसी में फर्क नहीं पड़ेगा। ये जरूर है कि उनका एयर डिफेंस डिप्लीट हो चुका है, ईरान को नुकसान काफी सहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू इजराइल और यूएसए। लेकिन यूएस एंड इजराइल भी खाली मतलब ये नहीं सोचे कि हमने आके जिस तरीके से इराक का न्यूक्लियर बम डिस्ट्रॉय किया था, हमने इस तरह लीबिया का किया था आसानी से, दैट इज 1981 एंड 2007, वो सिचुएशन नहीं है। ईरान बहुत आगे बढ़ चुका है, और ईरान इसलिए आगे बढ़ा कि आपने इतने सैंक्शन लगाए थे 70s के बाद से, इतने सैंक्शन लगाए थे कि कोई मजबूरी थी उस देश की। नॉर्थ कोरिया को आप इतने सैंक्शन लगाए थे, नॉर्थ कोरिया की मजबूरी थी, कितना आगे बढ़ गया। अब सपोर्ट की बात है, ईरान को सपोर्ट नॉर्थ कोरिया तो अवश्य करेगा, चीन तो मतलबी देश है, लेकिन नॉर्थ कोरिया बिल्कुल सपोर्ट में आएगा, उससे उसको भी बिल्कुल। और ये बात कह भी दी गई है सर नॉर्थ कोरिया की तरफ से कि वो सपोर्ट करेंगे ईरान को अगर किसी भी तरह से वॉर एस्केलेशन होता है, संजीव जी। और क्योंकि अब तक नॉर्थ कोरिया हम देख रहे थे कहीं भी नहीं था, लेकिन जिस तरह से ये खबर आई कल कि नॉर्थ कोरिया ने साफ कहा है कि हम ईरान को सपोर्ट करेंगे, यानी ये जो जंग है ये लंबी चलेगी और इसके दुष्परिणाम भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसलिए शायद जो कोशिश है अमेरिका की तरफ से हुई है कि बातचीत से कोई रास्ता निकल आए, लेकिन हाँ बातचीत भी यही चाहते हैं कि अमेरिका खुद ही करे, यानी खुद ही मीडिएटर बने। इसमें अगर पुतिन ये चाह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच सुलह करवा दी जाए तो वो ट्रंप को रास नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए अमेरिका का जो बहुत ही क्लियर उसमें अप्रोच ये है, मैं इसको सही या गलत नहीं कहता, वो उसमें ये वैल्यू जो जजमेंट करना मैं अभी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यह है कि जहां तक अमेरिका के अप्रोच की बात है तो अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को पूरी तरह से डिस्टर्ब करना चाहता है। उसका ये तात्कालिक गोल है, जो अल्टीमेट गोल है वहां पर रिजीम चेंज करने का है। और वो जो अमेरिका के जो वर्तमान की जो भी लीडरशिप है उसको भी 1979 के वो जो इस्लामिक रिवोल्यूशन के बाद जो अमेरिका ने एम्बेसी सीज हुई थी लंबे समय तक, उसकी जो टीस अमेरिका की लीडरशिप में रहती है। और 1979 के बाद से ईरान और अमेरिका के संबंध कभी भी सामान्य नहीं रहे, और उसका कारण यही है कि वहाँ पर एक इस्लामिक रिजीम है जो कि अमेरिका के को अपना एडवर्सरी समझती है और अमेरिका के लिए हर तरीके की दुर्भावना रखती है। तो ये ऐसी ये जो सिचुएशन है उसको अमेरिका अपने लिए, अपने जो मिडिल ईस्ट रीजन में उसका जो डोमिनेंस है उसके लिए एक चुनौती मानता है, उसकी हेजेमोनी के लिए चुनौती मानता है, और उसको बदलने की कोशिशें करता रहा है। पहले भी अमेरिका की CIA तमाम तरीके से वहां पर सत्ता पलट कराने की साजिश वो रचते रहे, लेकिन वर्तमान समय में जो तात्कालिक जो गोल है, जैसा कि IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो बैठक हुई थी उसमें इस बात को माना गया था
कि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से बढ़ा रहा है। बिल्कुल तेज और वो गति से अगर बढ़ा ऐसे रहा है ही और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और ये बहुत बड़ी चिंता की बात हो चुकी है अमेरिका के लिए, इजरायल के लिए, जिसके चलते लगातार वॉर एस्केलेशन भी हो रहा है। डीके यादव सर, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में नॉर्थ कोरिया का भी जो स्टैंड है वो भी सामने आ चुका है, यानी नॉर्थ कोरिया ने साफ कह दिया कि वो ईरान को सपोर्ट करेगा, तो क्या कितना असर पड़ जाएगा इस युद्ध पे अगर यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की मदद मिलती है ईरान को? का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान के इस टाइम पे ईरान के पास में सपोर्ट सिस्टम कुछ भी नहीं है, सारा डिप्लीट हो चुका है उसके पास में। जो अपने उसके आर्सेनल्स हैं उसमें से तकरीबन 25% उसकी जो मिसाइल्स हैं वो ऑलरेडी यूज कर चुका है, और अगर युद्ध लंबा चलता है तो उसके पास में कोई भी उसको रिप्लेनिशमेंट जो है अपने मिसाइल्स की या किसी भी आर्सेनल्स की नहीं है। तो उसके पास में भी डिपेंडेंट जो नेशंस हैं वो हैं, रशिया का सपोर्ट आ सकता है उसमें, हालांकि रशिया उसको बोल रहा है कि मैं इस टाइप पे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सुलह हो जाए, क्योंकि वो खुद ही उलझा हुआ है यूक्रेन के वॉर के साथ। लेकिन जिस तरीके से रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक समझौता हुआ है और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुई है नॉर्थ कोरिया की, तो ये इससे नकारा नहीं जा सकता कि जब नॉर्थ कोरिया इसको सपोर्ट करने आता है तो वो बैक डोर से रशिया भी उसके साथ में पीछे से इसको सपोर्ट कर सकता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर ये देखिए सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं तिवारी सर कि ये जो B2 बॉम्बर इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है, और ये ऐसे बॉम्बर्स हैं जो कि बंकर को भी कहीं ना कहीं उड़ाते हुए नजर आएंगे, 200 फीट गहरे, जिस तरह से न्यूक्लियर साइट्स चल रही हैं ईरान की, वहां पर ये हिट करेंगे। अगर ये हमला हो जाता है उसके बाद क्या स्थिति बनेगी? देखिए, ये हमला की पॉसिबिलिटीज काफी हाई है, हमला कर सकते हैं, लेकिन एक चीज समझना पड़ेगा कि बॉम्बर अपने आप में सेफ नहीं होता, एक बहुत बड़ा वनरेबल है, बहुत बड़ा एक टारगेट होता है। उसको बचाने के लिए काफी एयरक्राफ्ट साथ में चलते हैं, ठीक है। सारे एयरक्राफ्ट अपने आप को बचा पाएंगे या बॉम्बर को बचा पाएंगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, प्रोबेबिलिटी है कि, लेकिन कुछ नुकसान अवश्य होगा। ईरान की एयरफोर्स कमजोर है, देयर नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं किया, लेकिन उनके पास कुछ जहाज हैं कि जिस बेड़े को ये काउंटर करने के लिए एयरबोर्न हो सकते हैं और कुछ डिस्ट्रक्शन अवश्य करेंगे। और न्यूक्लियर साइट जो 500 फीट या 600 फीट नीचे जमीन में है, तो खाली बॉम्ब से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, उनको स्पेशल फोर्सेज को भी ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर स्पेशल फोर्सेज को एयर ड्रॉप किया तो ईरान की आर्मी उनको खा जाएगी, वेरी क्लियर। ईरान की आर्मी कमजोर नहीं है, जैसी बॉर्डर पोस्ट नहीं, इसलिए काम नहीं आ रही। अभी जब यही एक बात है कि बड़ा देश है, मोसाद वहां पहुंच के अपने बेसेज बना लिया, ये एक कमजोरी थी ईरान की, लेकिन समय से तैयारी कर रहे थे। लेकिन अगर अटैक किया लेकिन इसमें मैं एक चीज और देखता हूं कि मिडिल ईस्ट के जो देश है जहां पर अमेरिका ने जबरदस्ती अपने फौज रखी हुई है, बेड़ा रखा हुआ है, उनका प्रेशर इनके ऊपर कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। आप लॉन्च कर रहे हो, आप ईरान को इराक जैसा तबाह तो कर नहीं सकते ताकि वो कुछ न सके, और हमें सबको परेशानी हो रही है, आप थोड़ा दूर रहो। भले खाली जॉर्डन और जितने बहरान, कतार, सऊदी अरेबिया, जितने किंग डोमिनेटेड, जितने सुल्तान है, वो अपने देश में शांति चाहते हैं, इसलिए अमेरिका का ये सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ईरान में नुकसान हो रहा है, ईरान के लोगों को मरना जा रहा है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत बड़ा हथकंडा है ईरान के पास। ईरान के पास एक नेवी मजबूत नहीं है, बल्कि उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ फास्ट मूविंग मिसाइल बोट्स हैं। इनका कोई भी बेड़ा जाए, 1000 लॉन्च करेगा तो एक तो घुसेगी ही, एक भी घुस गई तो बर्बाद हो जाएगा। तो अमेरिका अपने बेड़े को उधर आने की जल्दी कोशिश नहीं करता, ये पिछले 20 साल से बातें चल रही हैं। बिकॉज ईरान तो अमेरिका से लड़ने के लिए हमेशा तैयार बैठा हुआ है, ऑफेंस नहीं, डिफेंस के लिए। तो ये जैसे 2-3 शिप में कल देखा था कि आग लग गई थी, अगर ये ऑयल और गैस वहां से निकलना बंद हो जाएंगे, जो 22% क्रूड वहां से निकलता है और 33% गैस वर्ल्ड का वहीं से निकलता है, अगर इसको चोक कर दिया, इसको ईरान फुली कैपेबल है चोक करने में, और कर दिया तो पूरा विश्व परेशान होगा, अब मिडिल ईस्ट के नेशंस तो परेशान होंगे ही। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी ट्रंप के ऊपर कि थोड़ा प्रेशर अवश्य डाल रहे होंगे कि भैया ट्रंप सेंस से उठिए और कॉमन सेंस से सोचिए। ट्रंप सेंस से सोच छोड़ो और कॉमन सेंस से सोचो कि यार थोड़ा बातचीत करो। ईरान कोई ऐसा नहीं भाग रहा कि हम नहीं कर रहे, कोई खबर ऐसी इतनी मजबूत नहीं है कि उसने 100% और 80-85% पहुंच गया है, उसने काफी स्लो डाउन कर रखा था, और एंगेजमेंट ऐसी करनी थी तो जैसे पाकिस्तान ने कुछ दिन में कर लिया। अब ट्रंप को और इजराइल को ईरान का एटम बम दिखता है, पाकिस्तान का नहीं। पाकिस्तान तो कितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रहा है, और सारे देशों में, सारे वर्ल्ड में भी एक्टिव है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका में भी।
फिर भी ट्रंप साहब मुनीर को बैठा के लंच खिला रहे हैं। अरे शर्म करो, इनका तुम्हारी पावर खत्म हो गई है, किस तरीके से बैठे हो, तुम क्या चाहते हो? तो और तिवारी सर क्या सोच है फिर अमेरिका की, वो क्यों नहीं चाहता कि ईरान को भी जो न्यूक्लियर पावर बनने का मौका दिया जाए? हालांकि साफ तौर पर ईरान तो ये कह रहा है कि नहीं, मैं ऐसा बेजा इस्तेमाल इसका नहीं करूंगा, गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है क्योंकि यहाँ पर आतंकवादी संगठन है और कभी भी इसका गलत इस्तेमाल ईरान कर सकता है। जो बिन लादेन उनका टेररिस्ट था, वो पाकिस्तान में था, तो पाकिस्तान उनको दुश्मन नजर नहीं आता। अब ईरान क्यों न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने जाएगा उनके पास? न्यूक्लियर ईरान तो अपने आप को भी फ्लरिश करेगा। जैसे वो शाह के टाइम में काफी अच्छा था, इन्होंने कुछ शरिया मतलब इस्लामिक लॉज लगा के टाइट किया, लोग परेशान अवश्य थे, बहुत परेशान अवश्य थे, क्योंकि जितनी लड़कियां थी अपनी नानी और दादी से कहानियां सुना करती होंगी कि कितने फ्री हुआ करते थे। लेकिन इजराइल ने जिस तरह एक्शन लिया और टॉक जब होने वाली थी, नेतन्याहू ने ऐसा क्यों किया, ये तो समझ के बाहर हो रहा है कि जब टॉक अगले 2 दिन में ड्यू थे, उन्होंने इसके पहले स्ट्राइक कर दिया। दैट टाइम ईरान रिलैक्स था कि ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज टॉक इज ड्यू। तो तुमने एक तरह से धोखा दिया, और अमेरिका बिना कुछ किए चाहते हैं कि मैं सब कुछ हमारे कब्जे में रहे। अब ये विश्व देख नहीं रहा होगा, सऊदी अरेबिया बाकी कंट्रीज देख नहीं रहोगी कि मुनीर को क्यों लंच में खिला रहे हैं, मुनीर से क्यों लगाव हो रहा है, क्यों प्रेम हो रहा है। वही पता है, बिकॉज पाकिस्तान, उनका सारा गंदा काम पाकिस्तान ही करता है, पाकिस्तान ही करता है, और पाकिस्तान के एयर बेसेस यूटिलाइज करना बिल्कुल, यानी ये माना जाए कि अमेरिका के कई चेहरे हैं संजीव सर, और इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जिस तरह से भारत का पूरा दोस्त बनता हुआ अमेरिका दिखता है, पीएम मोदी के साथ ट्रंप की बातचीत है और एक तरह से एक बॉन्ड शेयर भी करते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान का सपोर्ट होना, पाकिस्तान के साथ और हमने ये भी देखा कि G7 समिट के दौरान भी जिस तरह से ट्रंप ने बोला था पीएम मोदी को कि वो अमेरिका आए, तो एक संभावना ये भी थी कि हो सकता है वहाँ पर मुनीर के साथ कोई बातचीत करवा देते ट्रंप, की कोशिश करते, फिर से एक बार मीडिएटर बनने की कोशिश करते, हालांकि पीएम मोदी ने उस वक्त मना कर दिया था। तो ये कोशिश जो है ट्रंप की दिखाने की कि देखिए मेरे हाथों में सब है और मैं ही यहाँ पर मीडिएशन करके किसी की भी जंग रुकवा सकता हूँ, यानी एक बार फिर से अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश है अमेरिका की। देखिए, ये मुख्यतः ये वर्चस्व की ही लड़ाई है और वर्चस्व की ही बात जो अमेरिका अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहता है। रशिया और चाइना अमेरिका के वर्चस्व को चैलेंज करना चाहते हैं, और चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट रीजन के युद्ध हो, ये सारी की सारी चीज़ें एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। और ये जो प्रतिद्वंदिता कहीं सीधे सीधे चल रही है, कहीं परोक्ष रूप से चल रही है। रशिया यूक्रेन का युद्ध है, इसमें महाशक्तियां वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता कर रही हैं, ये इनडायरेक्ट तरीके से कर रही हैं, क्योंकि डायरेक्ट तरीके से कर नहीं सकते। डायरेक्ट तरीके से जिस दिन करेंगे उस दिन ये न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा और फिर ये सर्वनाशी म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यह है कि जो वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, जो मंसूबे हैं एक दूसरे को डोमिनेट करने के, वो पूरे दिखाई देते हैं। और ये जो मंसूबे हैं अमेरिका के अंदर भी है और रशिया और चाइना के अंदर भी है कि वो भी चाहते हैं कि हम हमारा दबदबा ज़्यादा बढ़े। रशिया चाहता है कि यूरोपियन थिएटर में हमारा दबदबा फिर से वैसा ही हो जाए जैसा कि कभी सोवियत यूनियन के समय में हुआ करता था, पूरे विश्व में वैसा ही हो जाए। चाइना तो वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता में इतना ज़्यादा उसका एम्बिशन है कि वो 2049 तक अमेरिका को पीछे छोड़ करके अमेरिका से आगे निकल जाना चाहता है। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये अति महत्वाकांक्षाओं और वर्चस्व की जो लड़ाई है, और हमने ये देखा है, विश्व का इतिहास रहा है कि जब कभी भी इस तरीके की प्रवृत्तियाँ बढ़ी हैं, विश्व के नेताओं ने ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं दिखाई, ज़्यादा वर्चस्व वगैरह स्थापित करने की एक दूसरे के ऊपर कोशिशें की, साजिशें रची, तो इसका परिणाम जो है बहुत ही भयानक और विनाश के तौर पे सामने आया है। और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को आप देख सकते हैं, उसके बाद भी जो अनेक युद्धों में ऐसी स्थितियाँ दिखी। तो अगर विश्व के नेता आज के समय में बुद्धिमत्ता से काम नहीं लेंगे और वो जो है अपने अति महत्वाकांक्षाओं और वर्चस्व के लिए बड़े बड़े इस तरीके के विनाशकारी कार्य और स्टेप्स लेंगे, तो ऐसे में पूरी मानवता का जो अस्तित्व है संकट में पड़ सकता है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। और ऐसे में आज के समय में इस बात की नितांत आवश्यकता है कि जो एक विजडम की जो आवाज़ है, जिसको बोलते हैं कि बुद्धिमत्ता की आवाज़, वो ज़्यादा प्रखर रूप से सामने रखी जाए। और एक भारत की जो आवाज़ है, भारत हमेशा इस बात को कहता है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फिर से इस बात को दोहराया है अभी साइप्रस में कि ये युग जो है युद्ध का युग नहीं है और युद्ध से कोई लाभ नहीं होने वाला है, और नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से रेस्ट्रेंट बरत करके ही समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और ये जो पावर टसल वहाँ पर चल रही है मिडिल ईस्ट रीजन में इजराइल और ईरान के बीच में,
मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ईरान भी इस बात को जानता है कि यदि वो कुछ ज़्यादा उसने न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ कदम बढ़ाए तो उसके ऊपर जो हमला अमेरिका निसंदेह करेगा, और ये बात बहुत स्पष्ट है। ईरान को इस बात को समझना होगा, और ऐसे में ये जो पूरी सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा भयावह ईरान के लिए होगी, और इजराइल को भी कुछ लॉसेस होंगे, अमेरिका को भी लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो सर ये देखिए कि सिर्फ इजराइल और ईरान की लॉसेस बहुत ज्यादा है, और एक तरह से जो अमेरिका है वो मदारी बन के बैठा हुआ है, वो देख रहा है दोनों की जो बागडोर है वो अमेरिका के हाथ में, यही माना जाए तिवारी सर, क्योंकि एक तरफ तो हालांकि ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये देखिए जिस तरह से अमेरिका की हमेशा ये सोच रहती है दो पड़ोसी देश आपस में लड़ते रहे, उनकी जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो जाएं, खत्म हो जाएं, और उसके बाद उसका फायदा हो अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका के पास एक तरह से ये देखिए मदद के लिए अमेरिका या तो सामने आएगा या फिर अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करेगा कि ठीक है आप मुझसे व्यापार कीजिए, और ये तमाम ऐसी बातें। अब ये देखिए जिस तरह से यहाँ पर अमेरिका मदद कर रहा है तो जाहिर सी बात है मुफ्त में मदद नहीं हो रही होगी, अगर कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा जा रहा होगा तो उसके भी कीमत ली जा रही होगी अमेरिका की तरफ से, तो फ्री में तो कोई सहायता नहीं मिलने वाली है इसराइल को भी। देखिए, तो मैं बिल्कुल सही करना चाहूंगा। दूसरे विश्व युद्ध के पास अमेरिका ने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए खाली आर्मामेंट इंडस्ट्री डेवलप, वो खाली आर्म्स बेचते रहे, बहुत पैसे मिला, चलता है। कुछ समय के बाद इजराइल एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया, ठीक है। वो जो भी बना रहा था उस सब पे एक रोक लग चुका है हमास आने के बाद। इकोनॉमिक इनके संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं कुछ और कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं सही हूं या गलत हूं। बिकॉज जिस तरीके से इजराइल ने डिफेंस इक्विपमेंट बनाना शुरू किया, जिस तरीके एक्सपोर्ट दबाना शुरू हुआ, अमेरिका का एक्सपोर्ट कम होता गया, बिकॉज उस मार्केट को इजराइल ने भी खरीदा। भारत ने भी बड़ी सारी चीजें की थी, विश्व में अच्छे डेवलप किए, लेकिन अब क्या हुआ है वॉर में, अभी इनकी इजराइल तो छोटा सा देश है, 480 किलोमीटर बाई 80-90 किलोमीटर, इसमें तो 10 कितनी मिसाइलें कितना क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो चुका हो तो इजराइल को ही मालूम है। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ठप पड़ी हुई है, जितना प्रोडक्शन जो एक्सपोर्ट करे थे तो सब ठप पड़ गया है, बिल्कुल इनका आर्म्स खत्म हो गए हैं। इसका गेन तो अमेरिका को ही होना है, अमेरिका के इक्विपमेंट्स बिकेंगे, लेकिन अमेरिका की भी समझना पड़ेगा, भारत से नाराज इसलिए है कि भारत के इक्विपमेंट्स बहुत सस्ते और अच्छे बनने लगे हैं। बिल्कुल। जिस तरह से हमारी प्रधानमंत्री ने अपने G20 सम्मेलन हुआ था, अफ्रीका को बुलाया था, तो अफ्रीका मार्केट तो इंडिया के लिए सेट हो गया है। हमारे इक्विपमेंट्स में थोड़ी एक्यूरेसी की डाउट थी, वो तो अब सिंदूर ने सोने पर सुहागा लगा दिया, देखा कि ये इक्विपमेंट सस्ते ही नहीं है बल्कि बहुत ही काबिल है, चाइना के और अमेरिका के इक्विपमेंट से बेटर है, तो हमारा ज्यादा बिकेगा। तो खलबलाहट तो वहां पर है, जो आर्म्स इंडस्ट्री अमेरिका में है उस पर खलबलाहट तो है ही, कि अगर इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो बना के क्या करेंगे, पैसा कहां से बनेगा। यानी तिवारी सर ये माने कि जो अमेरिका के इरादे हैं वो नेक नहीं है, और जब से टैरिफ वॉर शुरू हुई है एक सोच उस वक्त डेवलप हो गई थी कि आखिर किस तरह से अमेरिका के व्यापार को बढ़ाना है, किस तरह से दो देशों को भिड़ाना है और उनके रिसोर्सेज को खत्म करना है। यस, ये पूरी कोशिश की, इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन हमारे भी एक राजा हुए थे ना तुगलक, डिसीजंस उनके सही थे लेकिन वो रोक नहीं पाए। अब इन्होंने जो टैरिफ लगाया था सही था, कुछ दिनों के लिए लोगों को परेशानी होती, बट वो चाइना से भी आगे झुक गए, उनके आगे भी झुक गए, कहना ठीक है, तो इनको बोलना कम चाहिए, काम करना चाहिए। तो जो भी शुरुआत उन्होंने की थी ताकि वहां पर लोगों को जनरेशन मिले, इनकम जनरेशन मिले, गवर्नमेंट को पैसा जो आएगा ज्यादा टैरिफ से लोगों को नुकसान होगा, लेकिन जो सरकार को पैसा आएगा तो वो नीचे अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को काम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इरादे बिल्कुल नेक थे, इसे लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन हो सकता है अमेरिका में राष्ट्रपति से भी बड़ी ताकत है अंदर जो कंट्रोल करती है, वो इन सब को इम्प्लीमेंट नहीं करने देगा और सारे डिसीजंस में उनको पीछे हटना पड़ा। सब कुछ में चाइना के साथ उन्होंने मेजर किया था, चाइना से समझौता हो गया, भारत से अभी तक फिलहाल नहीं कर पा रहे, बाकी सब देशों से हो गया। तो नियत तो उनकी जैसे लगता था और पेपर सही था, लेकिन कोई भी बदलाव जो है ये सिस्टम में इतना ग्रेजुअली होना चाहिए कि सिस्टम का पार्ट हो। Change anytime abrupt change it disturbs the system. The gradual changes which is introduced in a system जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो धीरे धीरे मर्ज हो जाता है, एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल, यानी कि ये माने कि जो ट्रम्प चाह रहे हैं वो चाहते हैं ओवरनाइट सब कुछ बदलाव हो जाए, और ये देखिए इतने बड़े देश के राष्ट्रपति और उसके बाद भी इस तरह की उनकी सोच, संजीव जी कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि एक फैसला आप ले रहे हैं उसके बाद फिर से उस फैसले को पलट जाते हैं, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। खुद जो अमेरिका में लोग रह रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इनके फैसले सही नहीं है और कहीं ना कहीं एक तरह से नेगेटिव इंप्रेशन उनके लिए बन रहे हैं।
देखिए ये जो पूरी डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच है और वो समय समय पर जिस तरीके से अपने स्टैंड पे बदलाव ला देते हैं, उससे उनका जो एक ट्रांजैक्शनल जो अप्रोच है, वो जो बिजनेस वर्ल्ड के व्यक्ति हैं और वहाँ पर पल पल चीजें जिस तरह से बदलती हैं, एक अनिश्चितता की स्थिति रहती है, वो सारी स्थिति अब वहाँ की विदेश नीति और रक्षा नीति में भी दिखाई दे रही है, जो कि अमेरिका की एक जो क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। और अमेरिका इस तरह की अगर इमेज बनाएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही काम करेगा, क्रेडिट हर जगह लेने की कोशिश करेगा और हर जगह जो है अपना एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ही करेगा, तो ऐसे में जो अमेरिका ने जो पूरे ग्लोबल कमिटमेंट्स कर रखे हैं, जापान को, साउथ कोरिया को, फिलीपींस को, नाटो को और अनेक अन्य अपने एलाइज को और कुछ पार्टनर्स को, तो जाहिर है कि वो सारे के सारे जो कमिटमेंट्स हैं उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म में अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है वो प्रभावित होगी। अमेरिका का एक जो ग्लोबल प्रभाव है उसके ऊपर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को इस बात को समझना होगा और ये जो पूरी जो सिचुएशन है ये अमेरिका के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं है। शॉर्ट टर्म में जरूर वो इस तरीके की बहुत ही एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी ला करके या बहुत ही एग्रेसिव पोस्चर दिखा करके वो कुछ गेन्स हासिल जरूर कर सकते हैं, कुछ डॉलर्स हासिल कर सकते हैं। संभव है कि कुछ युद्ध में उनको बड़े सक्सेसेस मिल जाएं, जैसे कि अभी इजराइल ने काफी ईरानियन जो टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया है। तो ये जो सारी चीजें अवश्य अमेरिका शॉर्ट टर्म में हासिल कर सकता है, लेकिन ये जो बहुत ही ज्यादा ट्रांजैक्शनल अप्रोच रखना, इसमें कि अपने एलाइज और पार्टनर्स को भी न छोड़ना, सभी के ऊपर एक पुल एंड प्रेशर क्रिएट करना और एक अनिश्चितता की स्थिति को बना करके रखना, तो ये जो पूरी सिचुएशन है वो निसंदेह मैं मानता हूँ कि इससे अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है उसको लॉन्ग टर्म पे नुकसान पहुंच सकता है। और क्रेडिबिलिटी, देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ, क्रेडिबिलिटी को बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, वो धीमे धीमे बनती है, लेकिन बिगाड़ना जो है बहुत बिल्कुल। और शायद उसी राह पर अमेरिका चल पड़ा है। हालांकि अब देखना होगा कि किस तरह से मीडिएशन होगा ईरान इजराइल के बीच में, या फिर साथ दिया जाएगा इजराइल का इस जंग को खत्म करने में। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी आने वाले दिनों में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।